नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि वोल्टाइक सेल में दोष कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वोल्टाइक सेल में जो क्रिया होती है, जो एक्शन होती है, जैसे एनोड और कैथोड पर क्या क्या क्रिया होती है, कौन कौन से आयन कहाँ जाते हैं और उन आयनों से होता क्या है। जिसके बाद में मैंने बताया कि एनोड पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे और जिंक सल्फेट में बदल जाएगा, तो वहाँ पे क्या क्रियाएं होंगी जिससे कि सेल में धारा का मान कम होगा, ईएमएफ का मान कम हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? तो क्या होता है इसका कहने का मतलब कि उस वोल्टाइक सेल में दोष होंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सेल में दोष होंगे। अब वो दोष कौन कौन से होंगे, और दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है सेल बैटरी से तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि इन सेलों के दोष कौन कौन से होते हैं और उस दोष की निवारण क्या है, रेमेडी, उसके उपाय क्या है। चाहे वो सेकेंडरी सेल के हों और चाहे वो प्राइमरी सेल के हों, दोनों के ऊपर ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सेलों में कौन कौन से दोष होते हैं। सेकेंडरी सेल में भी दोष आएंगे, प्राइमरी सेल के दोष आप पढ़ रहे हो, जिसमें वोल्टाइक सेल को साधारण सेल माना जाता है। साधारण सेल के ऊपर ये दोष का मतलब कि उपाय किया जाएगा, और फिर बाद में सभी सेलों में वही उपाय होगा, तो सभी सेलों में यही दोष होगा प्राइमरी सेलों में। तो अब आपको बताता हूं कि वोल्टाइक सेल में दोष क्या देखेंगे। वोल्टाइक सेल में दोष, वोल्टाइक सेल में दोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, दोष कौन कौन से होंगे और उनका निवारण कैसे करेंगे। ऐसे मान कि वोल्टाइक सेल में लोड धारा दिए गए मान के दिए गए मान से लोड धारा प्रवाहित होगी, तो उस वोल्टेज के साथ कम वोल्टेज होगा, मतलब कि वोल्टेज कम हो जाएगा। अब आपको होता है कि धारा का मान भी कम हो जाएगा, वोल्टेज का मान भी कम हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जो ही सेल को यदि प्रयोग करते हो, कुछ दोस्तों बिना प्रयोग किए ही हो जाते हैं, कुछ 10 प्रयोग करने के बाद होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कि साधारण मुख्य रूप से कितने दोष होंगे? मुख्य रूप से 2 दोष होते हैं वोल्टाइक सेल में। 2 दोष होते हैं मुख्य रूप से। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला दोष आता है स्थानीय क्रिया। स्थानीय क्रिया आता है। स्थानीय क्रिया क्या होगा आपको मैं डायग्राम समेत समझाऊंगा, बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि आपके मन में इस दोष से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। क्योंकि आप देखोगे किसी पेपर को खोल के तो आपको लगभग दोष के ऊपर एक क्वेश्चन मिलने वाला है कि स्थानीय क्रिया दोष कहाँ होती है, स्थानीय क्रिया ये कहाँ होती है, ये दोष कहाँ होता है, एनोड पे होता है, कैथोड पे होता है, क्यों होता है, इस दोष से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्या, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। ऐसा आपके मन में कोई कंफ्यूज नहीं बचेगा, आपके मन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपके यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। अब देखेंगे स्थानीय क्रिया, इसको कहेंगे लोकल एक्शन। क्या कहेंगे? लोकल एक्शन कहेंगे। और दोस्तों मैं 0 लेवल से आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का अध्ययन करवा रहा हूं ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी पढ़कर यहाँ पे अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है, अपने पेपर को आसानी से सोल्व कर सकता है, किसी भी प्रकार का पेपर हो चाहे वो। और दूसरा दोष आपको बताओ, यहाँ दूसरा दोष होगा ध्रुवाच्छादन। इसको ध्रुवाच्छादन बोल सकते हैं, ध्रुवीकरण। क्या कहेंगे? ध्रुवीकरण कह सकते हैं। आपको एग्जाम में कौन सा नाम आएगा आप देख लेना, ध्रुवीकरण बोल सकते हैं या फिर ध्रुवाच्छादन बोल सकते हैं। क्या कहेंगे? ध्रुवाच्छादन, ध्रुवीकरण। और इसको पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। ये दोष होते हैं 2। अब इन दोनों दोषों का आप बारीकी से एक एक करके अध्ययन करेंगे और आपको सारी बातें बताऊंगा, एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए मुख्य मुख्य पॉइंट बताऊंगा कि आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। आप किसी पेपर को खोल के देखोगे आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब सबसे पहले दोष देखेंगे इस लोकल एक्शन के बारे में, देखेंगे कि लोकल एक्शन क्या है और कहाँ होता है, क्यों होता है ये दोष, और इस दोष से होगा क्या। अब आपको ये देखना जरूरी है कि लोकल एक्शन, देखो आपको पता है कि सेल का जब निर्माण क्या था, वर्किंग देखी थी। सेल क्या है? 2 इलेक्ट्रोड होंगे और इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा और कंटेनर होगा, और रासायनिक क्रिया होगी जिससे ईएमएफ उत्पन्न होगा और वो सेल कहलाएगा। यही तो था। तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, अलग अलग धातुओं के होंगे, अलग अलग धातुओं के होंगे। अब अलग अलग धातुओं में कौन कौन सी धातु रही थी, इससे पिछले वीडियो आप लोगों ने वोल्टाइक सेल देखा था, तो देखा था कि एक एनोड था वो कॉपर का था और कैथोड था वो जस्ते का था।
जिंक का लिया था आप लोगों ने, दो अलग अलग धातु ली थी। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु गंधक का अम्ल लिया था, गंधक का तेजाब लिया था और शुद्ध अर्क जल में उसको मिलाकर उसका इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया था। ये था, मैं आपको डायग्राम समझाते तो फिर आपको स्थानीय क्रिया दिखाऊंगा कि कैसे होती है स्थानीय क्रिया, क्यों होती है स्थानीय क्रिया, सब बताऊंगा आप लोगों को। देखो जैसे कि आपको बताऊं, ये आप लोगों का क्या है, वोल्टा, मैंने पहले बताया था कि एक वोल्टामीटर होगा। ये क्या है, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर किसे कहते हैं, जिस पात्र में रासायनिक क्रिया संपन्न की जाती है वह पात्र वोल्टामीटर कहलाता है, या फिर इसको कंटेनर बोल सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये वोल्टामीटर लिया, इस वोल्टामीटर में आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट भरा। इलेक्ट्रोलाइट में क्या भरा, ये आपको पता है। इलेक्ट्रोलाइट में आप लोगों ने H2SO4 तनु गंधक का अम्ल लिया, डाइल्यूट H2SO4 लिया इसमें ये, और इसमें दो इलेक्ट्रोड रखे। आपको वोल्टाइक सेल आपने पिछली वीडियो में देखा था, फिर दिखा देता हूँ। ये आप लोगों ने दो इलेक्ट्रोड लिए, इलेक्ट्रोड होंगे, एक तो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये भी आप लोगों ने देखा था, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देखा था, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड देखा था। किस किस के थे आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने देखे होगा, आपको ध्यान होगा, मैं आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं है। ये दो इलेक्ट्रोड लीजिए ये, और आपको अब देखना जरूरी कि स्थानीय क्रिया कैसे होगी, क्या होगा इससे। ये दो इलेक्ट्रोड लिए, अब आप लोग देखना, ये तो था आप लोगों का किसका, ये जिंक का था, ये जिंक का था, और ये आपका कॉपर का था, ये कॉपर का था। इसको कहेंगे एनोड। आपको बताया था ये एनोड है, और ये क्या था, ये कैथोड है, ये भी आपको मैंने बताया था। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैसा है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, मैंने आपको ये भी बताया था। ध्यान होगा आप लोगों को, सब कुछ आपको बताऊंगा, नहीं या तो ध्यान हो जाएगा आप लोगों को। ये हाई पोटेंशियल पर था और ये लो पोटेंशियल था, लो पोटेंशियल था। इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएंगे सेल के बाहर, और धारा का प्रवाह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। ये भी आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, यहाँ तक की कोई बात नहीं। लेकिन अब देखेंगे कि यहाँ से जो कैथोड इलेक्ट्रोड लिया आप लोगों ने, कैथोड इलेक्ट्रोड किसका है, ये जिंक का है। कैथोड इलेक्ट्रोड किसका है, जिंक का है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब जिंक शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है। यदि बाजार से जो जिंक लेते हैं और उसको यदि सेल में प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है। शुद्ध अवस्था में यदि जिंक लेंगे तो सेल बहुत महंगा हो जाएगा, जितना उसका यूज नहीं कर सकते उतना महंगा हो जाएगा। इसलिए शुद्ध अवस्था में जिंक इलेक्ट्रोड नहीं मिलता, यहाँ नहीं प्रयोग करते हैं, या फिर नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे, ये अशुद्ध अवस्था, इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। यदि ये शुद्ध अवस्था में होता तो स्थानीय क्रिया दोष ही नहीं होता। यदि इसको शुद्ध अवस्था में प्योर जिंक ले लेते तो ये लोकल एक्शन जो दोष है ये नहीं होता। तो इस अशुद्धि से क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि सेल कैसे कार्य करेगा। यहाँ दो क्रियाएं होंगी, एक ऑक्सीडेशन क्रिया होगी, एक रिडक्शन क्रिया होगी, आप लोगों को ध्यान होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये जिंक यहाँ से इसको सेल को यदि यहाँ आप रेजिस्टेंस से संयोजित करते हैं ऐसे और करवाते हैं तो धारा का प्रवाह ऐसे होता है, और यहाँ से इस ये जो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट आपका ये दो अवयवों में टूटेगा, दो भागों में टूटेगा। H2 इधर जाएंगे, दो H2 के पॉजिटिव आयन इधर जाएंगे और नेगेटिव आयन जो सल्फेट के इधर जाएंगे, तो ये जिंक सल्फेट बनाएंगे और यहाँ H2 गैस का इसके चारों तरफ बुलबुले बन जाएंगे। ये आप लोगों को पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, ध्यान होगा, देखा होगा, नोट्स बनाए हो तो सब कुछ ध्यान होगा। फिर भी आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ स्थानीय क्रिया कैसे होगी। अब देखो ये दो अलग अलग धातु हैं, तो ये इसके अंदर भी क्या है, देखो इसके अंदर कुछ अशुद्धियां हैं, इसके अंदर कुछ क्या है, कार्बन की, शीशे की, ये अशुद्धियां हैं। किस किस के बताऊंगा, देखिए ये अशुद्धियां हैं इसके अंदर। किसके में, जिंक के अंदर कुछ अशुद्धियां यहाँ अशुद्धियां पाई जाती हैं। शुद्ध अवस्था में नहीं होता जिंक, ये अशुद्धि है। बोलो दो धातु अलग अलग नहीं, यहाँ दोनों धातु इलेक्ट्रोड है अलग अलग हैं, यहाँ दो धातु हैं लेकिन इसके अंदर मिक्स है, दोनों धातुएं अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग। तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी धातु ये जो अलग अलग है, तो इससे क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगे और ये खुद इलेक्ट्रोड जिंक वाला ही, तो दोनों इलेक्ट्रोड हो जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट इनके पास है तो ये खुद सेल बन जाएगा और दोनों आपस में टच हैं, तो यहाँ ये आपस में इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होते रहेंगे और क्रिया होती रहेगी। मतलब इसको यूज नहीं करेंगे आप लोग, इसको यूज आप नहीं करोगे तो भी यहाँ ये छोटे छोटे सेल बन जाएंगे। तो कह सकते हैं सेल के कैथोड इलेक्ट्रोड जो जिंक से बना होता है, यहाँ लिख लेंगे इसके बारे में, सेल का कैथोड इलेक्ट्रोड, मैंने आपको लिखवा रहा है, पूरे नाम लिख लेना, जिंक से बना होता है। ये तो पहले सही बात है। अब जिंक क्या होगी, जिंक यहां आगे लिखेंगे, जिंक एक ऐसी धातु होती है, ऐसी धातु होती है जो
शुद्ध अवस्था में नहीं, जिसमें लिख लो, जिसमें अशुद्धियां होती हैं, जिसमें अशुद्धियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं अशुद्धियां? जिसमें अशुद्धियां मिलेंगी आप लोगों को, शुद्ध अवस्था में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जिसमें अशुद्ध लोहा, कार्बन, शीशा क्या होंगे यहाँ पे? अशुद्ध के रूप में क्या मिलेगा आपको? लोहा मिल सकता है, कार्बन हो सकता है, शीशा हो सकता है, ये आपको इसके अंदर मिलेंगी। फिर से क्या होगा, ये अशुद्धियां गंधक के अम्ल के साथ तथा जस्ते के साथ मिलकर छोटे छोटे सेल बना लेती हैं। देखो ये पूरा सेल है कि 2 इलेक्ट्रोड है, तो ये इस इलेक्ट्रोड को, ये इलेक्ट्रोड कब काम करेगा? जब यहाँ इसको सर्किट से जोड़ेंगे तब काम करेगा। लेकिन यहाँ तो दोनों ये छोटे छोटे जो ये अशुद्धियां हैं, ये भी इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगे। तो एक इलेक्ट्रोड ये बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रोड जस्ते की है, दोनों इलेक्ट्रोड आपस में टच हैं, सर्किट पूरा करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ रिएक्शन होती रहेगी, रासायनिक क्रिया होती रहेगी, और विद्युत रासायनिक ऊर्जा है वो अनावश्यक रूप से खपत होती रहेगी। और जिंक को, ये जो जिंक है इसको पतला कर देंगे, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उसको खा जाएगी, धीरे धीरे कमजोर कर देगी, इसको पतला कर देगी। तो फिर कह सकते हैं ये अशुद्धि, क्या लिखेंगे? ये अशुद्धि कौन सी? ये शीशा जो है, ये जिंक अशुद्धि, क्या लिखेंगे? जिंक, जिंक मतलब जस्ता अशुद्धि। इसमें जो अशुद्धि मिली है ये क्या करेगी? जिंक के साथ तथा इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलकर छोटे छोटे सेल बना लेती हैं, छोटे छोटे सेल बना लेंगे। एक सेल तो पूरा ये यहाँ एक सेल ही बन जाएगा पूरा। और ये इलेक्ट्रोड है ही, इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, और 2 अलग अलग धातुओं की छड़ है यहाँ पे, एक तो अशुद्धि मिल गई है, तो ये एक पूरा सेल बन जाएगा, और आपस में मतलब रिएक्शन होती रहेगी, और ये रासायनिक ऊर्जा खपत होती रहेगी, ठीक है ना। ये रासायनिक ऊर्जा खपत होती रहेगी, इसको कहते हैं स्थानीय क्रिया। सेल को बिना प्रयोग किए हुए भी ये स्थानीय क्रिया होती रहेगी, समझ गए बात को। तो इन छोटे छोटे सेलों में सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। यहाँ से विद्युत धारा यहाँ से यहाँ जाएंगी, यहाँ से आपस में चली जाएगी, विद्युत धारा यहाँ चलेगी, ये जिंक के साथ ये मिलेंगी, विद्युत धारा जिंक के साथ से, विद्युत धारा इसके अंदर ही चलती रहेगी, विद्युत धारा इसके अंदर ही प्रवाहित होती रहेगी। तो लिख सकते हैं यहाँ इन छोटे छोटे सेलों, है ना, छोटे छोटे सेलों में सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है, जिससे रासायनिक ऊर्जा अनावश्यक रूप से खर्च होती है, जिससे रासायनिक लिखना, जिससे रासायनिक ऊर्जा अनावश्यक रूप से खर्च होती है। और क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। इससे, इस दोष से क्या होगा? फिर भाई जो रासायनिक क्रिया खपत उसको कहते हैं, जिसे लोकल एक्शन कहते हैं, लोकल एक्शन। लोकल एक्शन जिसको कहते हैं स्थानीय क्रिया, स्थानीय क्रिया कहते हैं। ये स्थानीय क्रिया दोष आपका जिंक। अब पूछा जाए कि लोकल एक्शन क्यों, किस कारण होती है? कारण क्या था इसका होने का? लोकल एक्शन का कारण क्या है? जिंक में अशुद्धियों के कारण होती है। जिंक में आपसे प्रश्न यही पूछाएगा कि लोकल एक्शन स्थानीय क्रिया दोष क्यों होता है, उसका कारण क्या है? जिंक में अशुद्धि के कारण होता है, अशुद्धि के कारण होता है। एक तो सबसे पहला आपका आंसर ही निकल के आता है। कहाँ होता है ये पूछा, कहाँ होता है? कैथोड इलेक्ट्रोड पे होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड पर होता है। कैथोड इलेक्ट्रोड पे होता है, या फिर कैथोड इलेक्ट्रोड का नाम नहीं है तो कॉपर या जिंक कहाँ होता है? जिंक पर होता है, जिंक में होता है। जिंक इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड में होता है। ये हो गया आपका स्थानीय क्रिया दोष। इससे क्या होगा? इस दोष से होगा क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। और अब पूछा जाए सेल को बिना उपयोग लिए कौन सा दोष होता है? उपयोग में लेने की जरूरत नहीं है। पोलराइजेशन दोष होगा वो उपयोग लेने के बाद होगा, उसमें क्रिया होगी तब होगा, लेकिन यहाँ उपयोग बिना लिए ही दोष हो जाता है। ये देखना, पूछा जाए कि
प्राथमिक सेलों में ऐसा कौन सा दोष है जो सेल को बिना उपयोग लिए ही होता है? तो ये स्थानीय क्रिया दोष होता है, सेल को बिना उपयोग लिए ही होता है। ये भी याद रखना बात, लिख लेना नोट लगा के, सेल को बिना उपयोग में लिए ही स्थानीय क्रिया दोष होता है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन होती रहेगी और ये दोष होता रहेगा। ठीक है ना, इसको कहते हैं लोकल रिएक्शन, और सेल को बिना उपयोग में लिए ही होता है। अब आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, अब आपसे पूछे इसके उपाय क्या है, इसको किस प्रकार रोक सकते हैं, इस रिएक्शन को, इस लोकल जो एक्शन है इसको कैसे रोकेंगे? तो उपाय लिख लेते हैं इसके, उपाय या निवारण। निवारण क्या करेंगे? अब एक चीज ध्यान रखना, देखो ये पूरा सेल है, दो अलग अलग धातुएं हैं। जब ये धातु में से इलेक्ट्रोलाइट निकाल दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट का संपर्क नहीं हो, तो इलेक्ट्रोड से बाहर रखो, से अंदर रखो, कोई आपको सेल में ईएमएफ मिलने वाला नहीं है, कोई रिएक्शन एक्शन नहीं होने वाला नहीं है, कोई क्रिया होने वाली नहीं है, और आपको ईएमएफ भी मिलेगा। ये सेल ही नहीं होगा। सेल कब होगा? जब H2SO4 या कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला जाएगा। अब आपसे ये देखा जाए कि इस जो ये छोटे छोटे सेल बने अशुद्धि, इन अशुद्धियों तक यदि इलेक्ट्रोलाइट नहीं पहुंचे तो लोकल एक्शन नहीं होगी। सबसे पहले देखना कि अशुद्धियों के पास इलेक्ट्रोलाइट न पहुंचे, अशुद्धियां इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में नहीं आए, तो इस लोकल एक्शन को दूर किया जा सकता है। सबसे पहला उपाय ये है। ठीक है, अब इनको कैसे दूर करेंगे? तो क्या करेंगे, इस जस्ते की छड़, जस्ते का जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पारे की परत चढ़ा देंगे। उपाय क्या करेंगे? जिंक इलेक्ट्रोड पर, जिंक इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ा देंगे, चढ़ाकर इस दोष को दूर कर सकते हैं। इस दोष को दूर किया जाता है, यह सबसे बढ़िया इलाज है इसका। क्या करेंगे? इसके ऊपर पारे पर जस्ट ये इसके ऊपर एक परत चढ़ा देंगे। किसके लिए? पारे की। ये चढ़ा दी परत। अब इस परत से क्या होगा वो देखना आप, ये दोष दूर कैसे हो जाएगा? इस परत से पारे की परत से, कि पारा किसके संपर्क में है? पारा जस्ते की छड़ के संपर्क में है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट किसके संपर्क में है? पारे के संपर्क में। तो ये जस्ता अकेला ही इस इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आएगा, न कि अशुद्धियां इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में नहीं आएंगी, क्योंकि पारा खुद चालक है और जस्ते की छड़ के साथ संपर्क में है। तो ये इसके साथ संपर्क में है और ये इसके साथ संपर्क में चला जाएगा। तो कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, इस दोष से क्या होगा? इससे क्या होगा? जिंक अशुद्धि इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में नहीं आएगी। जिंक पर पारे की परत चढ़ाने से क्या होगा? ये अशुद्धियां इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में नहीं आएंगी और वो छोटे छोटे सेल नहीं बनेंगे और ये दोष बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये होता है। तो सबसे बड़ी इलाज है इस दोष को निवारण क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड पर, या फिर ये कह सकते हैं कैथोड पर। याद रखना, कैथोड पर या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, एक ही बात, तो कोई भी नाम आपको मिल सकता है। कैथोड पर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, अर्थात जिंक इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर इस दोष को दूर किया जा सकता है। अब ये देखना है कि पारे की जो परत चढ़ाएंगे तो कहेंगे पारे की परत चढ़ाते उसको क्या कहते हैं? याद रखना, इसमें एक और नया शब्द निकल के आता है, अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता है? याद रखना, ये बहुत कम आता है क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन अपने जो सेल में आता है दिखा वहां पर होता है। अमलगमेशन क्या होता है? जिंक पर पारे की परत चढ़ाने को अमलगमेशन कहते हैं। जिंक पर पारे की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अमलगमेशन कहते हैं। याद रखना बात, ये अमलगमेशन क्रिया है। जिंक पर पारे की, जस्ते पर पारे की परत चढ़ाएंगे उसको अमलगमेशन कहते हैं, और वही इस स्थानीय क्रिया दोष को दूर करेगा। ये था आपका एक दोष। कौन से में? प्राथमिक सेलों में। प्रत्येक सेलों में पूछा जाएगा आपसे, प्रत्येक सेलों में लैग्रांज सेल में स्थानीय क्रिया दोष कैसे दूर किया, पोलराइजेशन कैसे दूर किया, शुष्क सेल में क्या किया, तो इनका सबका इलाज है। तो धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे और इन दोषों को देखते जाएंगे, दूर करते चले जाएंगे। अब देखते हैं नंबर 2, कौन सा? ध्रुवीकरण दोष। क्या कहेंगे? ध्रुवीकरण दोष, जिसको ध्रुव छादन बोलते हैं ना, ध्रुव छादन दोष। कौन सा दोष है? ध्रुव छादन। नंबर 2 दोष है ध्रुव छादन या ध्रुवीकरण
या फिर इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। इस दोष को देखते हैं ये दोष कहाँ होता है। चलो वो डायग्राम मिट गया, मैं दोबारा दिखाता हूँ आप लोगों को डायग्राम बना के। ये आप लोगों ने लिया वोल्टामीटर, ये वोल्टामीटर लिया। यहाँ दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो एनोड है, ठीक है, और एक जस्ते का इलेक्ट्रोड है जो कैथोड है। ये दो इलेक्ट्रोड ले लिया आप लोगों ने, और यहाँ क्या भर दिया? यहाँ आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट विलियन, ठीक है ना, ये विलियन भर दिया आप लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया इसमें। कौन सा था? H2SO4। क्या था? H2SO4। अब ये थी आपकी इलेक्ट्रोड, ये यहाँ पे, और ये एक इलेक्ट्रोड ये था। ये किसका है? ये Cu कॉपर का है। ये किसका है? Zn जिंक का है। ये माइनस इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इसको कहेंगे एनोड, उसको कहेंगे कैथोड। अब देखना, मैंने आपको बताया था कि ये एक हो गया सेल आपका। इसको जो ही सर्किट से संयोजित करते हैं, देखिए इसको कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रेजिस्टेंस से इसको लगाया। अब इसमें क्रिया हो गई और साइकिल बन गई, विद्युत धारा की साइकिल बननी शुरू हो गई। अब मैं आपको पिछली वीडियो आप लोगों ने गौर से देखा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दो वीडियो बता चुका हूँ, दोनों में आराम से आसानी से बताया था कि कौन कौन सी क्रियाएं होगी। अब देखो, जो ही क्रिया शुरू होती है क्या? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? वह तरल पदार्थ या वह तरल चालक, ठीक है ना, वह तरल चालक का घोल जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में बट जाता है, अपने अवयवों में बट जाता है। अब H2SO4, यहाँ देखो H2SO4 क्रिया शुरू होगी तो ये 2H है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, और ये SO4 ये नेगेटिव है। तो ये यहाँ से ये है ना, ये दो भागों में बटेगा। तो पॉजिटिव आयन तो ये हैं और नेगेटिव आयन ये सल्फेट वाले, ये और ये हाइड्रोजन वाले। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ जाएगी और सल्फेट इधर जाएगा। तो सल्फेट जिंक के साथ मिलेगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगी, और ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इसके चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे। ये कब होंगे आपको बताऊंगा आपको। हाइड्रोजन गैस कॉपर के संपर्क में आएगी, कॉपर इलेक्ट्रोड के, और इसके चारों ओर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे। ये कब होंगे? देखो, ये जब होंगे जब यहाँ से इसको रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, क्योंकि ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल में, आपके कॉपर हाई पोटेंशियल पे है और ये जिंक लो पोटेंशियल पे है। इलेक्ट्रॉन जो सर्किट को पूरा करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिया करेंगे, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से इस इलेक्ट्रोलाइट से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, सर्किट पूरा होता है। ये एक साइकिल बनेगी और धारा प्रवाह इधर होगी। आपको पता है कि सेल के बाहर धारा कॉपर से जिंक की ओर चलती है, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है। मतलब कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल धारा होती है और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस सेल के अंदर ही देखो मतलब कि कॉपर से जिंक की ओर, सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, कॉपर से जिंक की ओर इलेक्ट्रॉन चलते हैं और जिंक से कॉपर की ओर धारा चलती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ध्यान होगा आप लोगों को। अब देखो, इस क्रिया से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन इस जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, और नेगेटिव है ये तो जिंक सल्फेट बन जाएंगे। ये SO4 जिंक के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। और यहाँ ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ हो जाएंगे पॉजिटिव। अब बताओ, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बने तो हाइड्रोजन गैस ने किसको किया? इस पूरे एनोड इलेक्ट्रोड को कवर कर लिया, एनोड इलेक्ट्रोड को कवर कर लिया। तो क्या होगा? यहाँ से एनोड इलेक्ट्रोड यदि इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में नहीं आएगा तो वह काम नहीं करेगा। तो कह सकते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ध्रुवाच्छादन दोष कैसे हुआ? इस हाइड्रोजन गैस ने ध्रुवाच्छादन दोष उत्पन्न किया है। तो अब इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? जब सेल में रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया, अच्छा इसको हटा देंगे तो रासायनिक क्रिया नहीं होगी, तो ये दोष नहीं होगा। जब इसमें से विद्युत धारा जब तक नहीं चलेगी तब तक ये दोष नहीं होगा। लेकिन स्थानीय क्रिया दोस्तों, इसको हटाने के बाद, सेल पड़ा है तब भी हो रही थी, सेल नहीं मतलब कि यूज नहीं किया तब भी हो रही थी, लेकिन इसको यूज करने पर ही ये दोष उत्पन्न होता है। रासायनिक क्रिया होती है, जब सेल में रासायनिक क्रिया होती है तो एनोड इलेक्ट्रोड पर, तो एनोड इलेक्ट्रोड पर, एनोड इलेक्ट्रोड ये है, कौन सा है? कॉपर का है।
एनोड इलेक्ट्रोड के लिखो, एनोड इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, हो गए एकत्रित, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले एकत्रित हो जाएंगे। और हाइड्रोजन गैस क्या है, अब हाइड्रोजन गैस की बात करूँ यहाँ से मैं, ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस इंसुलेटिंग गैस है। हाइड्रोजन गैस क्या है, इंसुलेटिंग गैस होती है, कुचालक होती है। तो उससे क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट के साथ संपर्क कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के साथ संपर्क, लिखना कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट से संपर्क कम हो जाएगा और धारा ड्रॉप होगी, आई मैं लिखता हूँ शॉर्ट में आई, आप लिखना धारा ड्रॉप होगी, धारा ड्रॉप हो जाएगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि इसका संपर्क नहीं हुआ। तो मतलब रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं होगी, रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा। तो इससे क्या होगा बताओ, ये इंसुलेटिंग है तो पूरे सेल में इंसुलेटर का कार्य हुआ। तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, याद रखना सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध इसको कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये देखना इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, धारा का वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ईएमएफ कम हो जाएगा, ईएमएफ कम हो जाएगा। और ये क्रिया जितनी तेज होगी उतना हाइड्रोजन गैस निकलती रहेगी और आपको ये दोष मिलता रहेगा। इसे कहते हैं ध्रुवीय छादन दोष, इसे क्या कहेंगे, पोलराइजेशन दोष, पोलराइजेशन दोष, ध्रुवीय छादन या ध्रुवीकरण दोष होता है। अब बताओ इसमें क्वेश्चन आपका क्या उठा, क्वेश्चन कहाँ बनता है कि पोलराइजेशन दोष कहाँ होता है, एनोड या कैथोड, याद रखना एनोड पे होता है। प्रश्न देख लेना, पोलराइजेशन दोष कहाँ होता है, एनोड पे होता है। कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, कॉपर या जिंक, कॉपर के साथ होगा जिंक, क्योंकि कॉपर मतलब हाई पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये हाई इलेक्ट्रॉन चलते हैं लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल पे होगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएंगे, जिस इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे वहाँ होगा। तो कह सकते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड पर ये दोष होता है। कहाँ होता है, एनोड पे होता है। कहने का मतलब कौन सी इलेक्ट्रोड पे, कौन सी धातु के इलेक्ट्रोड पे होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड पे होता है। क्यों होता है, जब इसमें रासायनिक क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और वो हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव आयन है, यहाँ इसके ऊपर चारों तरफ बुलबुले एकत्रित हो जाते हैं, जिससे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसे सेल का ध्रुवण भी कहते हैं, क्या कहेंगे, इसे सेल का ध्रुवण भी कहते हैं, इसे सेल का ध्रुवण, सेल का ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण भी कहते हैं, ध्रुवण भी याद रखना, इसे सेल का ध्रुवण भी कहते हैं। और यदि यही क्रिया बार लगातार चलती रहेगी तो कुछ समय बाद सेल कार्य करना बंद कर देगा। क्या होगा इस दोष से, कुछ समय बाद सेल कार्य करना बंद कर देगा। यह सबसे बड़ी समस्या आती है, सेल कुछ समय बाद कार्य करना ही बंद कर देगा। यह समस्या आती है जब सेल में क्रिया होती है। अब देखेंगे इस दोष का निवारण कैसे करते हैं, क्या कहेंगे, इस दोष का निवारण कैसे करते हैं। अब आपको दिखाता हूं, देखो दोष के निवारण, यहां लिख देता हूं, दोष के निवारण। अब निवारण कैसे करेंगे ये देखना जरूरी है यहाँ पे। अब देखो दोष का निवारण कैसे करेंगे, एक हाइड्रोजन गैस इसके चारों तरफ एकत्रित ही नहीं हो, ये देखना जरूरी है कि हाइड्रोजन गैस इस एनोड इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एकत्रित ही नहीं हो। और इसको उत्पन्न होने से रोक नहीं सकते, क्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो इसके साथ इसके चारों तरफ एकत्रित होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन इधर जाएंगे और ये पॉजिटिव है, एकत्रित होगी तो इस दोष को उत्पन्न होने से रोक नहीं सकते। हाँ एक कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का इलाज कर देंगे तो आपका दोष रुक जाएगा। हाइड्रोजन गैस का ही इलाज कर देंगे कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न तो होगी लेकिन इसके चारों तरफ इकट्ठे नहीं हो। तो क्या कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन गैस को इस एक ऐसे रासायनिक पदार्थ से क्रिया करवा दें, हाइड्रोजन का रासायनिक पदार्थ से इस प्रकार क्रिया करवा दें कि वो उसको हाइड्रोजन गैस को ही समाप्त कर दे वहाँ से। तो ऐसी कौन सी क्रिया होगी, तो लिख से देखो
ऐसी कौन सी क्रिया होगी, H2 को, H2 गैस है, इसका यदि MnO2 से, MnO2 ये क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है, इसको क्रिया करवा देंगे तो H2 बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और पानी ऑलरेडी इसके अंदर है तो पानी से मिलता रहेगा और वो क्रिया होती रहेगी, हाइड्रोजन गैस बनती रहेगी और MnO2 से क्रिया होती रहेगी और पानी बनता रहेगा। तो ये दोष ही नहीं होगा, ये दोष उत्पन्न तो होगा लेकिन आपको सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाएगी, सेल का EMF कम नहीं होगा, सेल कार्य करना बंद नहीं करेगा, चलता रहेगा सेल। तो इसका उपाय क्या हो गया, निवारण क्या हो गया, निवारण ये हो गया कि अब ये MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण कहाँ रखेंगे, इसके रखेंगे तो इसे इलेक्ट्रोड मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, ये जो ये अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, इसके चारों तरफ यहाँ एक ऐसा पत्र लेंगे ये, और यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड रख दिया यहाँ पे, ये क्या होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण छोड़ दिया यहाँ पे, ये चूर्ण डाल दिया। और ये आपका क्या है, ये आपका है इलेक्ट्रोड, ये क्या है इलेक्ट्रोड, कौन सा, कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखो, अब कहेंगे कि यहाँ तो इसके चारों तरफ एक ऐसा पत्र बना के डाल दिया जिससे कि अब इलेक्ट्रोलाइट का संपर्क कैसे होगा इससे, तो उसको कहेंगे पत्र लेंगे सरंध्र पत्र, याद रखना कौन सा पत्र लेंगे, सरंध्र पत्र। क्या लेंगे, सरंध्र पत्र, जिसको कहते हैं पोरोस्पोर्ट, पोरोस्पोर्ट लेंगे। इसमें क्या, इसके अंदर महीन महीन छिद्र होते हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण बाहर तो नहीं आएगा, और इस ये चारों तरफ क्या है, माना कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रोलाइट है तो इस महीन महीन छेद होंगे जिससे इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर चला जाएगा और इस कॉपर की प्लेट के साथ, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ क्रिया तो करेगा। और जो ही वो हाइड्रोजन गैस होगी तो बाहर क्या रखा है, बाहर रखा है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण रखा है, इससे क्रिया करेगा और जल बनेगा, जल जो इसमें छेद होंगे छेद से बाहर चला जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगा। तो यही क्रिया होती रहेगी, साइकिल बनती रहेगी और आपका दोष नहीं होगा। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे उपाय में, समझ में आ गया आपको कि इस हाइड्रोजन गैस को जल में बदल देंगे। तो लिख सकते हैं एनोड इलेक्ट्रोड, एनोड इलेक्ट्रोड के चारों ओर, ये है ना, एनोड इलेक्ट्रोड के चारों ओर सरंध्र पात्र, कौन सा पात्र, सरंध्र, जिसमें छेद होते हैं महीने में, सरंध्र पात्र, इसको कहेंगे पोरोस्पोर्ट। पोरोस्पोर्ट में मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरकर रखेंगे, रख देंगे, ये इसका इलाज कर देंगे, ठीक है ना। या मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरकर रखा जाता है, ऐसे मालूम रखा जाता है, रख दिया यहाँ पे। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस MnO2 क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण है, से क्रिया कर जल में बदल जाती है, जल में बदल जाती है। गैस तो बनेगी लेकिन वो जल में बदल जाएगी, जल बन जाती है और यही क्रिया चलती रहेगी, आपका पोलराइजेशन दोष दूर होता रहेगा। तो बोलो ये इसका इलाज था, ठीक है। तो ये तो था पूरा आपका ध्रुवच्छादन दोष या फिर ध्रुवीकरण पोलराइजेशन दोष कहते हैं। अब आप बताओ ये दोष कहाँ होगा, एनोड पे या कैथोड पे, कैथोड पे, या एनोड पे, एनोड पे। आपको सामने है कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे एनोड पे ये दोष उत्पन्न होने वाला है। तो ये तो हुआ इसके साथ, और यहाँ होगी लोकल रिएक्शन। दोनों के दोनों से काफ़ी बार पूछा गया कि लोकल रिएक्शन कहाँ होती है या कौन से इलेक्ट्रोड पे होती है। तो याद रखना ये लोकल रिएक्शन स्थानीय क्रिया और ये इस एनोड पे ध्रुवीकरण दोष। ये कैसे हुआ, हाइड्रोजन गैस का बुलबुलों के कारण हुआ और इसमें मिलकर अशुद्धि, जो अशुद्धि मिली इससे होता है। और इससे होगा क्या, मैंने आपको बताया, इससे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कौन से दोष से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है, या मतलब कि EMF का मान कम होता है, या कौन से दोष लगातार होने से ये अपना सेल काम करना बंद कर देता है। फिर कौन से दोष से इलेक्ट्रोड कम पतला बन जाता है, तो स्थानीय क्रिया से जिंक इलेक्ट्रोड धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, पतला बन जाएगा, और इससे कुछ नहीं होगा। तो ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा लेकिन यहाँ इसमें जल बनती जाएगी और आपका काम होता रहेगा। तो ये तो था आपका कौन सा, ध्रुवीकरण दोष। और दोनों के दोनों दोष कहाँ हैं,
प्राइमरी सेल में आते हैं। तो दोस्तों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाना, अपने लिस्ट में ऐड करना और बार बार इसको बारीकी से देखते चले जाना, तो ताकि इसके टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाला है और आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि आपको मन में किसी प्रकार की शंका है तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि सर हमें समझ में नहीं आया, फिर आपको दोबारा रिवीजन करके समझाऊंगा आप लोगों को। लेकिन पूरा सेल एंड बैटरी का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ कंपटीशन का जिसमें से सेल एंड बैटरी से क्वेश्चन नहीं आए हो। ज़्यादातर तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के दोष होते हैं, ईएमएफ होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और एक होता है सेल एंड बैटरी के जो न्यूमेरिकल होते हैं सीरीज एंड पैरेलल वाले, इसी में से होता है। और ज़्यादातर पूछा जाए तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट पूछ ले जाएंगे और इलेक्ट्रोड पूछ ले जाएंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रत्येक सेल के बारे में मैं आपको बारीक से पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, ये आप मेरे को कमेंट से लिख के बताना। इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो भी विचार है वो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।